एंड एक और खबर आ रही है, एक और खबर आ रही है उदय जी। जी, आरएसएस के बारे में कहा गया, मुझे नहीं मालूम कि ये खबर कहां से, ये प्लांट है क्या हुआ, हालांकि आरएसएस ने डिनाई किया है ये प्लांटेड खबर है या इसी गैंग के द्वारा दिया गया है और उसके बाद ये 100 लोगों की चिट्ठी दोनों तरफ गई है, गॉड नोज। लेकिन एक खबर आई कि आरएसएस के लोग ने बैक चैनल पाकिस्तान से बातचीत करने को कहा है और उसमें राम माधव की भूमिका आ रही है, क्योंकि अमेरिका में अभी राम माधव भी थे, दत्तात्रेय होसबोले भी थे, और एक कार्यक्रम में तो बहुत ही फूहड़, बहुत ही घटिया बयान दिया राम माधव जी ने, उसकी बड़ी आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका जो जो कह रहा है हम करते जा रहे हैं, फिर भी आप हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। अरे अमेरिका कहते जा रहा है हम करते जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। तो ये अब इसका लिंक समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस का बैक चैनल पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है और उसके बाद यह खबर आई है। आशुतोष जी, जो मुझे मेरी समझ है इस विषय पे, ये पहली बार नहीं हुआ है। आरएसएस चूंकि अपने लेवल पे भी उनकी एक इंटेलिजेंस तंत्र है, खुफिया तंत्र है, और कई बार उनको ऐसे स्टेट में काम करना पड़ता है जो बिल्कुल ही, फॉर एग्जांपल अभी हाल तक जो स्थिति आपको बंगाल की थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटेलिजेंस चैनल के अलावा आरएसएस के ऐसे चैनल रहते हैं जिससे वो अपनी बातचीत या इंटेलिजेंस कलेक्शन जारी रखते हैं। वो कोई नई चीज नहीं है, हुआ भी होगा। लेकिन राम माधव के बारे में जो आप इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, आज ही सवेरे कोई मुझे कह रहा था कि शायद इस कॉन्फ्रेंस के हिस्सा ये भी थे। और अच्छा, हाँ, और ये कंफर्मेशन तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में मैं था नहीं, और ये लोगों को बात चौंकाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहने वाले ये भी कह रहे थे कि आरएसएस के अंदर भी आरएसएस के कई सस्पेक्ट्स हैं। जिस तरह पुलिस के अंदर ही पुलिस के कई सस्पेक्ट्स होते हैं, आरएसएस भी हमारे आपके जैसे हाड़ मांस के आदमियों का ही बना है। एक उनका हाई मोरल ग्राउंड जरूर है, उन्होंने अपना ये बहुत रखा है, लेकिन ब्लैक शीप होने की संभावना वो भी रूल आउट नहीं करते। और बिना कंफर्मेशन के बात कही जाए या ना कही जाए अलग बात है, लेकिन ऐसे अफसरों की कमी नहीं है आशुतोष। अभी देखिए, आपको राम जन्मभूमि के कॉन्टेक्स्ट में भी एक ऐसे फॉर्मिडेबल रेपुटेशन के आईएएस ऑफिसर का नाम आ रहा है जिसके बारे में आप सर्च करेंगे तो डिजिटली आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप आरएसएस के जो संजीदे लोग हैं उनसे बात कीजिए, आपको इंसाइट मिलना शुरू हो जाएगा। आप ऑफिसर्स, चूंकि वो केवल अपनी एफिशिएंसी के लिए नहीं जाने जाते थे, वो अपनी फॉर्मिडेबल एरोगेंस के लिए भी जाने जाते थे। तो जाहिर है ऐसे अफसरों के कुछ दुश्मन भी होते हैं, वो उनके बारे में वो भी खुल के बताते हैं। तो ये समय आ गया है कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट की समझ आम जनता तक पहुंचे, और उसमें छुपाने से नहीं होगा, बताने से होगा। जहां तक आरएसएस का प्लांट होने का सवाल है, वो मैं एज अ पुलिस ऑफिसर, एक्स पुलिस ऑफिसर समझता हूँ देयर इज नो सरप्राइज एंड दे शुड एक्चुअली डू इट, तभी वो चेक एंड बैलेंस बना रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, वो चाहे भारत सरकार का हो, चाहे वो आरएसएस का हो। तो ये कहानी इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है आशुतोष, कि हमें कहीं ना कहीं आंख खोल के देखना पड़ेगा कि जिस तरह से कश्मीर ऑक्युपाइड, जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस एरिया में, वहाँ कराची में जो डिस्टर्बेंसेस हैं, उससे हमारे पड़ोसी भी काफ़ी परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिकन एजेंसी या अमेरिका उसमें किसी तरह से सहूलियत देकर उस बातचीत को शुरू कराए। और वो बातचीत जब शुरू होती है तो कहीं ना कहीं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, उसमें से ही कुछ ऑफिसर शेयर करते हैं। और आज केवल फर्क ये हो गया है कि पहले ये सॉफ्ट लाइन पे सब कुछ चलता था, आज लाइन हार्ड लाइन हो गया है, और सॉफ्ट
एक जो पॉलिसी थी इन मामलों में, जिसको जो फ्लैट फुटेड कही जाती थी, जो माइल्ड मैनर्ड कही जाती थी, एक जमाने में बड़े बड़े अधिकारी रहे, M.K. नारायणन, शिव शंकर मेनन, ये सब कहते थे नहीं नहीं भाई, आप आपस में बात करते रहो, आप छोटी छोटी बात पर ध्यान ना दो, टेररिस्ट अटैक भी हो भी जाए तो ओवर रिएक्ट ना करो। वो बदल चुका है आज के दिन में। सो दैट इज मेकिंग देम वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। और इसीलिए भ्रम फैलाने के लिए बहुत सारी बात बीच बीच में आती रहती है, जिसका कुछ और छोर पता नहीं चलता। और उन चीज़ों को बातचीत करने का या डिस्कस करने का, स्ट्रेटेजाइज करने का कई और अड्डे होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जिमखाना क्लब में क्या उनका कनेक्शन है, इस ऑफिसर्स का, सिग्नेटरीज का जो लिस्ट है, उसमें से आप देख लीजिए कितने लोग जिमखाना के हैं। आपको ठीक ठाक तादाद मिल जाएंगे। आपके पास मेंबरशिप है तो आप चले जाइए जिमखाना क्लब, झांकिए कि कश्मीर लॉन्ज में क्या हो रहा है शाम में। आपको लगेगा कि वो काफ़ी एक तरह का पब जैसी एक्टिविटीज़ हो रही है, बातचीत हो रही है वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 2.5 जो हमारे जनरल रावत साहब बोलते थे, 2.5 एनिमी से लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। अब तो मैं कहूँगा 3.5 हो गया, क्योंकि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, और आधे जो हमारे कंट्री के अंदर छुपे हुए वो सारे के सारे वैसे लोग हैं जिसको हम इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस कहते हैं। एक मैं आपसे, आप नृपेंद्र मिश्रा के बारे में बोल रहे थे उदय जी, क्या आप जिक्र कर रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा का? क्योंकि अभी बहुत चर्चा हो रही है नृपेंद्र मिश्रा की। नहीं, नृपेंद्र मिश्रा का जहां तक सवाल है, कुछ सवाल मेरे मन में बहुत स्ट्रांगली उठते हैं। सवाल है, एलिगेशंस नहीं है, क्योंकि एलिगेशंस के लिए आप प्रूफ के साथ बोलते हैं। सवाल ये है कि एक जनरल इंप्रेशन अयोध्या में जो चोरी हुई है उसको लेकर ये है कि बड़े लोग नहीं पकड़े गए, और जो पकड़े गए वो साइड प्लेयर्स थे, वो एक्चुअल प्लेयर्स अभी भी पीछे हैं। तो ये कौन है बड़े लोग? ये सवाल जनता के दिमाग में बार बार उठ रहा है। तो और भी लोग होंगे, छोटे छोटे नाम तो मीडिया के सामने आ ही रही है। कई यूट्यूबर्स हैं जो बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन एक नाम जो अमूमन लोगों को छूट रहा है वो है नृपेंद्र मिश्रा का। नृपेंद्र मिश्रा पर मैंने जब ब्यूरोक्रेसी में लोगों से बात की तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी इम्प्रेशन रिमार्क्स आ रहे हैं, और वो रिमार्क्स आ रहे हैं। कॉरिडोर के जो सवाल होते हैं, उन सवाल में सबसे बड़ा सवाल लोग ये कर रहे हैं कि भाई इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो पहला रिस्पांस आता है कि वेरी एफिशिएंट ऑफिसर। दूसरा पूछते हैं कि इनको जब मोदी साहब आए दिल्ली गुजरात से प्राइम मिनिस्टर बन के, तो यहाँ की वहाँ तो छोटी सी ब्यूरोक्रेसी थी, एक स्टेट का मामला था, यहाँ पूरे कंट्री का मामला था, 40 मंत्रालय थे। तो उस बड़ी ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने के लिए कोई, और उन घोड़ों पे चढ़ने के लिए अच्छा सवार कौन हो सकता है जो कि गाइड करे, मेंटोर करे। तो पता चला कि 2 लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, और जो नाम कॉरिडोर का नाम कहते हैं, राजनाथ सिंह साहब थे, और एक जो वकील साहब गुजर गए वो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और वहां पर लेकिन कुछ समय तक तो चला उनका ठीक ठाक, एसीसी को भी शायद हेड कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद इनको अचानक पीएमओ से निकलना पड़ा। आज तक एक बड़ी मिस्ट्री है कि क्यों नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ से निकलना पड़ा। थोड़ा पीछे जाएं तो आपको मीडिया में बार बार बात आ रही है कि इन्होंने गोली चलवाने में मेजर भूमिका अदा की जब
मुलायम सिंह यादव की सरकार थी यूपी में। उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के बाद कल्याण सिंह जी की सरकार आई, उसमें भी मतलब इनकी एफिशिएंसी के कारण प्रैप्स इनको फिर से पिकअप किया गया और मामला वो कुछ महीने या एक आध साल तक चला। कंट्रीब्यूट भी उन्होंने किया होगा, जाहिर है, लेकिन अचानक वन डे ही वाज ड्रॉप्ड। आप जब उसको खोजते हैं इंटरनेट के दुनिया में तो शायद वो चीज निकल के आने लगती है कि किसी अमेरिकन इंटेलिजेंस की एजेंसी के कारण, उनकी मुलाकातों के कारण या बैक चैनल रिलेशनशिप के कारण वो बातें किसी ने, आईबी ने, राव ने, किसी ने पहुंचाया होगा, एंड ही वाज सडनली डम्प्ड देयर। He was suddenly dumped from PMO, he was suddenly dumped there, and still वहां से निकल के वो जाकर लग गए। और लगे किसके साथ, कौन सी कंपनी थी, उनके साथ क्या रिलेशनशिप था, फिर निर्माण समिति के हेड बन गए। और ये सवाल आज नहीं तो कल लोग अभी तो कॉरिडोर में कर रहे हैं, जल्द ही आपके सामने आएगा। और मीडिया भी इसमें मजे ले रही है। मीडिया ये भी कह रही है कि शायद उससे भी बड़ा असाइनमेंट JNK का 4 दिन को मिलने की संभावना है, वगैरह वगैरह, क्योंकि इन्होंने इतने राजदार वो हो गए हैं कि राजों को छुपाने के लिए आपको कहीं ना कहीं खुश करना पड़ेगा। तो दीज आर अटकलें लगाई जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं टाइम आ गया है कि हमारी टॉप लीडरशिप को इन प्रश्नों, जिसको हम धोबीज इंप्रेशन कहते हैं, धोबी इंप्रेशन का भी एक इम्पैक्ट होता है और उसका इम्पैक्ट वो समझते हुए उस पर गहराई से उसका इन्वेस्टिगेशन करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें।